अब हम पढ़ रहे हैं थॉमसन के मॉडल के बाद, जिसमें हमने देखा कि जितना ऋण आवेश था उतना ही धन आवेश की संख्या थी। ये उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट था जिसको आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने अपनाया। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें रदरफोर्ड ने क्या क्या देखा वो देखते हैं। रदरफोर्ड मुख्य रूप से क्या करते थे कि जो अल्फा कण था उसका बमबारी करके अलग अलग जो स्वर्ण पत्र या फिर दूसरे मेटल के फॉइल थे उस पर देख रहे थे। स्वर्ण पत्र का अर्थ यहाँ पर अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल का अर्थ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मिठाई जो होते हैं, मिठाई के ऊपर चांदी का या फिर एल्युमिनियम का परत लगा रहता है बहुत बारीक, तो उसी प्रकार जो सोने का परत रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्वर्ण परत। यदि चांदी का वही परत रहेगा तो उसको बोलेंगे सिल्वर फॉइल या सिल्वर का परत। तो स्वर्ण पत्र भी वैसा ही एक पतला परत होता है। तो उसका उपयोग इसने किया कि अल्फा कण का प्रयोग करने के लिए अपना इस प्रयोग का नाम है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन का अर्थ होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का अर्थ होता है कोई भी चीज़ को फैलाना बहुत दूर तक। अब इनका सेटअप इस तरीके से था। कहने का अर्थ है कि इन्होंने लिया था रेडियम गन। रेडियम एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व, जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी इसकी। और ये जो रेडियोधर्मी तत्व अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व रहते हैं, इनसे परमाणु बम बनाए जाते हैं और इससे अपने आप अल्फा बीटा और गामा किरण निकलते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। मैडम क्यूरी की मौत भी उसी अल्फा बीटा गामा किरणों की वजह से हुई थी, क्योंकि वो लैब में इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा काम करती थी। तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम इसके प्रयोग को देखते हैं। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने रेडियम गन का प्रयोग किया। और ये गन मतलब एक प्रकार से बंदूक जैसे था, जिसमें से चूंकि रेडियम है तो रेडियम क्या निकालेगा, अल्फा कण। और अल्फा कण मैं बता देता हूँ, अल्फा कण पे होता है हमेशा धन चार्ज, और ये एक प्रकार से हीलियम नाभिक होता है इस तरीके से। मतलब जो अल्फा कण होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है। तो ये इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं हीलियम करके। अगले उसमें इन्होंने लिया कि स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल, और यहाँ पे लिया था एक पर्दा। उस पर्दे पे इन्होंने जिंक सल्फाइड का परत लगा रखा था, मतलब पोताई कर दिया था। जिंक सल्फाइड का यहाँ पे काम सिर्फ ये है कि यहाँ से जब ये जो अल्फा कण का बमबारी होगा इस पर, अर्थात जो स्वर्ण पत्र है गोल्ड फॉइल जिसको बोलते हैं उस पर, तो इस को पार करने के बाद जो कण है जब इसमें पड़ेंगे तो पढ़ने के बाद क्या होगा, ये जुगनू जैसे चमकते हैं उस टाइप का चमक उत्पन्न हो जाएगा। तो जो चमक उत्पन्न होगा तो पता चल जाएगा कि हमारा जो अभिक्रिया है अर्थात जो हमारा काम है वो स्टार्ट हो गया है। एक पर्दा यहाँ लिया गया है, ये वास्तव में यहाँ लिया नहीं गया था। ये जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसी समय जिंक सल्फाइड वाला पर्दा कोई व्यक्ति यहाँ से ले जा रहा था, तो उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया अर्थात देखा था। तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड का पर्दा ले लिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ से इस रेडियम गन से, गन मतलब बंदूक है, यहाँ से अल्फा कण को इस पर बमबारी कराया गया, अर्थात लगातार यहाँ से अल्फा कण छोड़ा गया इस पर। तो छोड़ा गया तो क्या है, बहुत सारे अल्फा कण इसको पार करके सीधे चले गए, और वो किसमें, इसमें चमक उत्पन्न करते थे। और किसको पार करके चले गए, ये जो मैं ग्रीन कलर का लिखा हूँ गोल्ड फॉइल, इस स्वर्ण पत्र को पार करके चला गया। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो इस तरीके से मुड़ गए आड़े तिरछे, लेकिन लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण ऐसा था जो कि ऐसे गया सीधा, और जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में वापस आ गया। मतलब ऐसे गया और इसी रास्ते में वापस आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा जो लाइन होता है ये होता है 90 डिग्री, और उसके बाद ये वापस मुड़ के यहीं पे आ गया। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री टोटल यदि हम जोड़ें तो ये कितना डिग्री में मुड़ गया, ये 180 डिग्री में। तो उसी को यहाँ पे मैं लिखा हूँ 180 अंश का कोण करके, उसको और एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इस तरीके से मुड़ के वापस आ गया। और ये चीज़ जब वापस आया तो जब पीछे से एक आदमी जब जिंक सल्फाइड का पर्दा लेके, अर्थात ऐसा पोताई वाला पर्दा लेके पीछे से गुजर रहे थे जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो इसमें चमक उत्पन्न हो गया। तो इसमें चमक उत्पन्न हुआ तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा कि ये क्यों है होता है ऐसा। तो इसके आधार पर इन्होंने प्रयोग को बार बार किया, और उसके आधार पर इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया, और अवलोकन के साथ इन्होंने अपना रिजल्ट बनाया। और इन्हीं को श्रेय जाता है बाद में नाभिक की खोज का, जिसको हम इसके आगे अभी कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये तो इनका पूरा सेटअप था जो कैसे प्रयोग करते थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आधार पर इनका जो प्रेक्षण था, अर्थात ये प्रयोग के बाद इन्होंने क्या क्या देखा वो चीज़ है। इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया 100 नैनोमीटर पतला स्वर्ण पत्र। नैनोमीटर का अर्थ होता है 10⁻9 मीटर, 1 नैनोमीटर का अर्थ होता है। और रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। मतलब जो अभी भी किसकी खोज नहीं हुई है, न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। तो ये याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि 104 परमाणु क्रमांक वाला एक रदरफोर्डियम तत्व होता है जिसको RF से दिखाते हैं।
ये रदरफोर्डियम जिसका परमाणु क्रमांक 104 होता है, इसको रदरफोर्ड ने खोज नहीं किया है। ये रदरफोर्ड के सम्मान में इस तत्व का नाम रखा गया है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बहुत सारा अच्छा काम किया था। इसमें मुख्य रूप से इन्होंने नाभिक का खोज किया था, अर्थात न्यूक्लियस का खोज, किसमें, एटम में। तो उनके सम्मान में रदरफोर्डियम तत्व का नाम रखा गया है आवर्त सारणी में, जो 104 नंबर का तत्व है। और एक ये याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि रदरफोर्डियम जो तत्व है उसकी खोज रदरफोर्ड ने नहीं की थी, ये उनके सम्मान में उनके नाम से रखा गया है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% टक्कर के बाद सीधे निकल जाते हैं, अर्थात सरल रेखा में। मतलब इस तरीके से यहाँ से हमने ये मतलब बंदूक का जो गोली होता है उस तरीके से ट्रिगर दबाया, और सामने क्या है, हमारा एक टारगेट है। ये टारगेट, इसमें हमने मारा तो क्या है, इसको छेद करके, मतलब इसको पार करके सीधा निकल गया और इसमें चमक उत्पन्न हुआ। तो हमको पता चला कि ये सीधे रेखा में जा रही हैं, क्योंकि ये सीधे जब जाएंगी तो यहाँ पे सीधे छोटे छोटे बिंदु के रूप में चमकने लगेंगे। कुछ अल्फा कण निश्चित कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित का अर्थ होता है विचलन, या जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को जाना था ऐसे मुड़ गया, फिर मतलब जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचा, तो उसको बोलते हैं विक्षेपण, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो कुछ अल्फा कण क्या थे, गए, उसके बाद ऐसे आड़े तिरछे अलग अलग दिशाओं में क्या हो गया, मुड़ गया। अब देखिए बहुत ही कम, लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण, मतलब 20,000 में से कोई एक अल्फा कण क्या हुआ, ऐसे गया और वापस यहाँ से मुड़ के वापस चला गया। अब यही अल्फा कण था जो पीछे व्यक्ति पर्दा लेके जा रहा था, तो उस पर चमक उत्पन्न हुआ और इसी की ओर किसका ध्यान गया, रदरफोर्ड की ओर, कि ऐसा वास्तव में क्यों होता है। ठीक है, तो वही है, ये याद रखना है पॉइंट्स पेपर के लिए। लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण टक्कर के बाद अपने मार्ग पर वापस आ गया, और कितना कोण बना, 180। कैसे बना, ये सीधा गया तो 90, उसके बाद ऐसा मुड़ गया तो फिर 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रहता है वो कितना अंश का कोण होता है, वो 90 अंश का कोण होता है। तो 90 कितना हुआ, 180, अर्थात 180 अंश के कोण पे मुड़ के जिस दिशा से आया उसी दिशा पे, मतलब जिस दिशा से छोड़ा गया उसी दिशा पे क्या हो गया, वापस आ गया। देखिए इसलिए एरो ऐसा रखा हूँ, अगला एरो ऐसा है। इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, गया और उसके बाद आया वापस, इस तरीके से। और यही जो था वो यहाँ के पर्दा पे, पीछे वाला जो पर्दा लगा था जिंक सल्फाइड का, उससे पता चला। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 चीज़ें रदरफोर्ड ने देखी प्रैक्टिकल, अर्थात अपने प्रयोग के दौरान, कि स्वर्ण पत्र पे जब इसने रेडियम गन के द्वारा अल्फा कण की बमबारी कराई, अर्थात अल्फा कण को इस पर टक्कर कराया बार बार, तो बहुत सारे अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ तो कोण पे मुड़ गए, एक निश्चित कोण पे। लेकिन लगभग 20,000 में से कोई एक ऐसा था जो सीधा गया और उसके बाद दूसरी रास्ते में वापस लौट आया, कितना अंश का कोण बना के, 180 अंश का कोण बना के। तो ये ऐसा क्यों होता है, मतलब अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों जाते हैं, कुछ अल्फा कण आड़े तिरछे दिशा में क्यों मुड़ जाते हैं, कोई निश्चित कोण बना के, और 20,000 में से कोई एक अल्फा कण ही क्यों जिस दिशा से शुरू होता है उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो इसके आधार पर इसने अपना रिजल्ट बनाया, जिसको परिणाम भी बोल सकते हैं या कंक्लूजन। उसको देखते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा था। जो प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, उसने उस प्रयोग के आधार पर 3 अवलोकन किया, अर्थात 3 चीज़ें देखी। अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल जाते थे सीधी रेखा में। दूसरा देखा कि कुछ अल्फा कण एक निश्चित कोण पे मुड़ जाते थे। तीसरा देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे जाते थे, उसके बाद वापस वो जिस रास्ते पे जाते थे उसी रास्ते पर वापस लौट आते थे, अर्थात वह 180 अंश का कोण बनाते हुए वापस आते थे। तो उसके आधार पर उसने क्या परिणाम निकाला उसको देखते हैं। और इस तरीके से इसको एटम को उसने बनाया कि सबसे पहले परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और बिना आवेश के होता है। इस कारण ही अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, सरल रेखा। मतलब जब अल्फा कण की स्वर्ण पत्र पे, स्वर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। और सोना है जो है वो किससे बना होगा, वो उसमें भी परमाणु होगा, क्योंकि सोना एक तत्व है, गोल्ड एक तत्व है। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे रेखा में इसलिए चले जाते थे क्योंकि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि रेड वाला जो कलर है उसको मैं नाभिक के रूप में बनाया हूँ, बाकी हिस्सा खाली है, तो वो सीधे चले जाते थे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अधिकांश अल्फा कण इसलिए सीधे रेखा में चले जाते थे। जो पहला इसने ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन किया था उसके आधार पे कि अधिकांश हिस्से इसका खोखला अर्थात एम्प्टी होता है और बिना आवेश वाला होता है। दूसरा इसने देखा कि कुछ अल्फा कण एक निश्चित कोण पे मुड़ जाते थे। तो इसका कारण ये है कि परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा धन आवेशित भाग है, अर्थात इसका हिस्सा बहुत छोटा है, इसलिए कुछ अल्फा कण क्या है यहाँ पढ़ते थे। चूंकि अल्फा कण पे क्या है, धन आवेश, और यहाँ पे भी धन आवेश है, तो धन आवेश में क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण। जैसे कि मैंने इसको पहले बताया, एक समान आवेश अर्थात चार्ज होने पर क्या होगा, रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण होगा, और अलग अलग अर्थात अपोजिट चार्ज होने पर उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण होगा। तो यहाँ पे चूंकि धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश है, इस कारण यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तो अल्फा कण जब जाते हैं कुछ अल्फा कण, तो धन आवेश के कारण एक निश्चित कोण पे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीध में नहीं जा रहे हैं, किनारे पे पड़ रहे हैं, तो किनारे से ऐसा एक प्रकार से बोल सकते हैं वो छिटक कर चले जाते हैं, जिसको विचलन बोल रहे हैं या फिर डिफ्लेक्शन बोलते हैं।
और इसी को आगे ये कहा गया कि बहुत छोटा हिस्सा इसका धनावेशित होता है और इसे ही क्या कह देते हैं, नाभिक कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में लिखा हूँ कि परमाणु का मध्य भाग ये क्या कहलाया बाद में, नाभिक कहलाया। तीसरा इसने कहा था, मतलब देखा था इसने, ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन में, कि लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा कण जिस दिशा में से जाता था उसी दिशा में वापस लौट आता था। तो इसका कारण यह है कि जो परमाणु का अधिकांश हिस्सा तो खोखला है, लेकिन बीच का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, धन आवेशित है। तो जो अल्फा कण सीधे जाएंगे वो क्या होगा, सीधे जाएंगे तो इसी से टक्कर होगा, क्योंकि धन ये भी है और धन ये भी है, तो क्या होगा, ये वापस लौट के आएगा। क्योंकि समान आवेश में क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी वही धन वाला है, ये भी धन आवेश वाला, तो क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। इस कारण अल्फा कण वापस लौट के आ जाएंगे और बाकी हिस्से वाले चले जाते थे, क्योंकि बाकी हिस्सा खोखला था, खाली था। अब बोल सकते हैं कि जो परमाणु का नाभिक अर्थात केंद्र है वो बहुत छोटा है और उस परमाणु का आकार इस छोटे की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका जो आकार है ये याद रखना है। और ये भी है कि नाभिक स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहेंगे इसमें। मतलब नाभिक यहीं पे स्थिर पड़ा रहेगा, रिजिड पड़ा रहेगा, जैसे एक पेड़ खड़ा रहता है उस तरीके से। तो परमाणु का जो आकार होता है, या फिर आकार को हम बोलते हैं त्रिज्या। अब त्रिज्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा गणित में कि जितना बड़ा हम त्रिज्या लेते हैं उतना ही बड़ा क्या बनता है, गोला। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से आकार भी बोलते हैं त्रिज्या को, मतलब रेडियस को साइज भी बोल सकते हैं। तो परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है। ये लगभग का निशान है, ना कि बराबर का। लगभग को ऐसे नदी की धार की तरह लिखना रहता है, बराबर को ऐसे। तो ये लगभग में है, क्योंकि नापा नहीं गया है वो चीज़। तो 10⁻10 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में बदलें तो 10⁻8 सेंटीमीटर, और यदि आंगस्ट्राम में बदलें तो ये 1 आंगस्ट्राम हो जाएगा। 1 आंगस्ट्राम मतलब 10⁻10 मीटर होता है। तो ये आप यूनिट को बदल के और भी इसके अलग अलग तरीके बना सकते हैं। अब नाभिक का आकार देखें तो वो होता है 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻13 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है, अंक ये बड़ा दिख रहा है लेकिन इस पर ऋण का निशान है। तो किसी भी अंक के सामने यदि ऋण का निशान लगता है तो वह अंक जितना बड़ा रहता है उतना ही आकार उसका क्या हो जाता है, छोटा। तो इसकी तुलना में ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अर्थात नाभिक परमाणु की तुलना में क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये मान याद रखने हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका जो प्रयोग था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने जो अवलोकन किया और प्रयोग का ये निष्कर्ष अर्थात परिणाम निकाला, जिसको निष्कर्ष भी बोलते हैं, किसी बुक में आपको निष्कर्ष के नाम से भी मिलेगा। तो इसने एक चीज़ क्या किया, इसने नाभिक का खोज कर दिया। अब मतलब नाभिक के खोजकर्ता कौन है, नाभिक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। तो ये याद रखना है आपको। और परमाणु में नाभिक को सबसे पहले इसी ने खोजा था। अब इस परिणाम के आधार पर अर्थात इस निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो इसके आधार पर इसने क्या क्या बताया कि परमाणु कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि जो सीधे जाती थी वो अल्फा कण वाले थे, और ये जो तिरछा है उनके लिए मैं लिखा हूँ विक्षेपित अल्फा कण, अर्थात आड़े तिरछे मुड़ जाते थे, विचलन होते थे। और ये सीधे के लिए अल्फा कण सरल रेखा में, जो कि 99% की संख्या में जाते थे, मतलब 99% अल्फा कण सीधे चले जाते थे उसके लिए, और ये परमाणु के मध्य भाग के लिए। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर जो परिणाम निकाला था, उसी के आधार पर उसने परमाणु का अपना मॉडल दिया था, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। उसने कैसे क्या बताया था कि परमाणु कैसा होता है। इसके पहले हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा हुआ था, वो अलग था, उसमें से कुछ चीज़ें इसने भी ली थी। जैसे इसने जो प्रयोग किया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसी के आधार पर इसने परमाणु का मॉडल दिया, जिसको रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। तो इसमें प्रश्न यदि नाभिकीय मॉडल कहते हैं तो ये लिखेंगे, और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यदि लिखा रहता है तो इसके पहले जो चीज़ मैं बताया था उन प्रयोगों को आपको लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे प्रश्न ये भी आता है कि प्रतिकर्षण क्यों होता है करके, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो अल्फा कण होते हैं वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं, और जो नाभिक भी है वो भी धन आवेश वाले होते हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज वाले। इस कारण उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। हम देखते हैं कि इसने कहा रदरफोर्ड ने कि परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक तो नाभिक है और दूसरा है नाभिक के बाहर, अर्थात ये नाभिक और इसको छोड़ के जो बाकी हिस्सा बच गया वो। दूसरा इसका था कि परमाणु का द्रव्यमान उसके धनावेशित केंद्र पर होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। अर्थात कोई भी जो परमाणु रहेगा उसका केंद्र सिर्फ मतलब जो उसका वजन रहेगा वो इस नाभिक के वजह से रहेगा। अर्थात नाभिक का जो वजन रहेगा वही लगभग उस परमाणु का भी वजन माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लगभग नहीं के बराबर मानते हैं। तो अंत में बच क्या जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस कारण जो इसका द्रव्यमान है या मास है या फिर वजन है वो नाभिक के वजन को ही मान लिया जाता है। तो उसी को लिखा गया है कि द्रव्यमान उसके धनावेशित केंद्र पर होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। अब ये मान याद रखना है, ये मैं पहले ही बताया कि नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर है, और परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या
ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। अब ये कैसा है वो समझिए कि ये यदि फुटबॉल का मैदान है ये, तो इसको मैं बोल सकता हूँ परमाणु, ठीक। मतलब एक बड़ा सा जो फुटबॉल का मैदान है, यदि तुलना कर दूँ फुटबॉल का मैदान से, तो फुटबॉल का जो मैदान है आपने टीवी में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो फुटबॉल का जो मैदान है वो वास्तव में परमाणु को बता रहा है। और इसके बीच में यदि एक मैं बॉल रख दूं फुटबॉल को, तो ये क्या किसको बता रहा है? नाभिक को। कहने का अर्थ है कि नाभिक का आकार जो परमाणु का आकार है, अर्थात नाभिक का रेडियस और एटम का रेडियस, इनके बीच में इतना अंतर है। नाभिक एक फुटबॉल है तो जो परमाणु है फुटबॉल का मैदान है, मतलब इतना बड़ा इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरा इसने कहा कि प्रत्येक तत्व में नाभिक का आकर्षण अलग होता है। कहने का अर्थ है कि यदि मैं मान लो नाइट्रोजन लेता हूँ और नाइट्रोजन का परमाणु बनाया, तो नाइट्रोजन का जो ये केंद्र नाभिक रहेगा, इसमें नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? 7। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 7। चूँकि हम नाभिक की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रोटॉन 7 रहेगा। अब यही मैं कार्बन का लूँ तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6, और प्रोटॉन कितना होगा? 6। तो मैं इस प्रोटॉन पे फोकस कर रहा हूँ, ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि दो अलग अलग तत्व रहेंगे तो दोनों के जो नाभिक रहेंगे उनका वजन अलग रहेगा। वजन अलग रहेगा कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या रहेगी वो अलग अलग रहेंगे, दो अलग अलग परमाणु के या दो अलग अलग तत्वों के। तो ये वही स्टेटमेंट है, प्रत्येक तत्व में नाभिक का आकर्षण अलग होता है। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा वो अधिक खींचेगा बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण आवेश, और नाभिक पे क्या होता है? धन आवेश। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में ही पाया जाता है। देखिए लिखा हूँ यहाँ पे चित्र पे, तो वही चीज़ है, इसीलिए लिखा है यहाँ ब्रैकेट में प्रोटॉन अलग होते हैं करके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे जो ग्रह रहते हैं वो लगाते रहते हैं उसी तरीके के, जैसे मतलब सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी चक्कर लगाता है, उसी प्रकार का ये जो प्रोटॉन अर्थात जो नाभिक होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसा राउंड में घूमते रहते हैं, वो भी तेज़ गति से। किसकी तरह? जैसे जो भंवरा रहता है उसकी तरह, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक रस्सी ले, उस पर पत्थर बांधे और इस तरीके से यदि घुमाएं, तो घुमाने पे क्या होता है? हमारा जो हाथ होता है वो सेंटर हो जाएगा, और सेंटर का अर्थ है कि वो एक प्रकार से नाभिक का काम करेगा, और बाहर जो घूमते रहेगा पत्थर का टुकड़ा रस्सी से बंधा हुआ, वो किसका काम करेगा? वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। तो उस प्रकार का जो बल होता है जो केंद्र की ओर होता है उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है इस नाभिक से अर्थात प्रोटॉन के से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थात अपकेंद्र बल के कारण ऐसा घूमते रहता है, वो भी किसमें? संतुलन में। जिस वजह से क्या होता है, जो परमाणु रहता है वो उदासीन रहता है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसको मैं आगे भी लिखा हूँ कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? परमाणु में प्रोटॉन होंगे। अर्थात जितने धन आवेश वाले कण पॉजिटिव वाले उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले कण होंगे, इस कारण परमाणु उदासीन होता है। और ये किस तरीके से घूमते हैं? ये तेज स्पीड से घूमते हैं अपकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 5वें नंबर का। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर, कि ये बीच में नाभिक, जिसके नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। ये नाभिक रेड कलर से दिखा है, प्लस वाला क्या है? प्रोटॉन को, जिसमें धन आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं और ये पूरा परमाणु का साइज है। तो परमाणु का आकार और नाभिक का आकार आप समझ गए होंगे स्पष्ट। और इसके जो नाभिक की मॉडल था वो किसका? रदरफोर्ड का, वो भी आप समझ गए होंगे। परमाणु के आकार को हम फुटबॉल के मैदान से तुलना कर सकते हैं, और जो नाभिक का आकार है उसको उस फुटबॉल के मैदान पे पड़े हुए फुटबॉल से तुलना कर सकते हैं। मतलब फुटबॉल का जो आकार है वो आपको नाभिक का से तुलना किया जा सकता है, नाभिक के समान काम करेगा। और जो फुटबॉल का मैदान है वो फुटबॉल का मैदान एक प्रकार से परमाणु की व्यवस्था का अर्थात परमाणु को बता रहा है वहाँ पे उदाहरण पे। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे तुलना करना सीख गए होंगे। फुटबॉल का मैदान और जो नाभिक होगा अर्थात ये फुटबॉल होगा एक तरीके से। तो इतना बड़ा दोनों के बीच में अंतर होता है, अर्थात नाभिक बहुत छोटा होता है और परमाणु रहता है उसकी तुलना में वो कई गुना बहुत बड़ा होता है। 5वां पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन तेजी से अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये बाहर से ये अंदर की ओर लगने वाला बल, उसको कहते हैं अपकेंद्र बल। अब इस अपकेंद्र बल के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऐसा घूमते रहता है और इसके साथ
ऐसा बैलेंस में रहता है, मतलब यहाँ से बल इस नाभिक पे केंद्रित रहता है और इस नाभिक के साथ बैलेंस होकर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है पूरा। ये बोल सकते हैं लट्टू की तरह, या ऐसा समझ सकते हैं कि एक हम पत्थर बांधें और पत्थर को रस्सी में बांध के यदि हम इस तरीके से ऐसा घुमाते जाएं तो घुमाने से क्या होगा, एक सर्कल बनेगा और पत्थर दूर तक जाते जाएगा। लेकिन हम उसका सेंटर कौन सा होगा, केंद्र हमारा जो हाथ रहेगा जिसमें हम पकड़े रहेंगे वो होगा। तो उस तरीके से वो घूमते रहता है, उसी को चक्कर लगाता है संतुलन के द्वारा, ये लिखा गया। नेक्स्ट है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का रास्ता खाली होता है। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे घूमते रहता है और ये जो नाभिक होता है इसके बीच का ये जो जगह रहता है वो खाली रहता है, इसका अर्थ ये है। अब इतना सारा तो इसका गुण था, लेकिन दोष भी था इसमें कि इसमें इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसा घूमते रहता है, वो भी स्पीड के साथ। तो बाद में मैक्सवेल प्लांक आए, उसने इसमें कमी निकाल दिया। उस कमी को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कि इसके सिद्धांत में क्या क्या कमी था। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट रदरफोर्ड के मॉडल की कमी या फिर उसकी सीमाएं, अर्थात लिमिटेशन या फिर उसके ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इसको। मतलब इसने अपना मॉडल तो ठीक दिया लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ कमी रह गई। जैसे इसका पहला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। अब इस चीज़ को मैं इसके बाद जो मॉडल हम पढ़ेंगे बोर का मॉडल, उसको समझाने से पहले मैं डिटेल पे समझाऊंगा, जो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम वहाँ पे डिटेल पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको आपको याद रखना है। दूसरा है इसका सबसे बड़ा पॉइंट, परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, अर्थात परमाणु स्थायी होता है कि नहीं होता है ये क्लियर नहीं कर पाया। क्योंकि ये क्या बोलते थे कि इस तरीके से परमाणु होता है और परमाणु के बीच में क्या होता है, परमाणु के बीच में होता है नाभिक इस तरीके से, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर में घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब एक निश्चित पथ पे या रास्ते पे इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सब। और बाद में जब रदरफोर्ड के बाद जो मैक्सवेल प्लांक आए, जिसने बाद में जो बोर का परमाणु मॉडल था इनका सिद्धांत उसमें सहयोग करता है, तो मैक्सवेल प्लांक आए तो वो इनका ये कहना था कि जो पदार्थ होते हैं हर पदार्थ में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। तो उसी प्रकार जो चार्ज पार्टिकल हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, उनकी भी अपनी ऊर्जा होती है। ये तो पहला था। दूसरा इनका ये कहना था कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल हैं अर्थात जो आवेश वाले कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, वो यदि गति करते हैं अर्थात स्पीड में दौड़ते हैं, तो स्पीड में दौड़ने के कारण क्या होगा, वो विद्युतीय क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है। कहने का अर्थ है कि जैसे हम कोई चुंबक लें और उसको लगातार ऐसा घुमाते जाएं किसी धातु के साथ, तो क्या होगा, वहाँ पे विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। या फिर सिर्फ चुंबक को ही घुमाते जाए तो आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार इनका कहना था कि कोई आवेशित कण है वो यदि लगातार घूमते रहे बहुत तेज़ी से, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न हो जाता है। अब ये उत्पन्न होगा तो इसको उत्पन्न करने के लिए क्या है, जो स्पीड से घूम रहे कण वो अपनी ऊर्जा क्या करेगा, खपत कर देगा अर्थात ऊर्जा समाप्त करेगा। अब समाप्त करेगा तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी एक क्या है, आवेशित कण है और वो भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के भी घूमने से क्या होने वाला है यहाँ पे, ये तो हमारा बीच वाला हिस्सा क्या था, बीच वाला हिस्सा है प्रोटॉन। और यदि इलेक्ट्रॉन भी घूमे, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक आवेशित कण है, और आवेशित कण यदि घूमे तो क्या होगा, इसमें भी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ख़त्म होगी तो क्या है, ख़त्म होते होते एक तरीके से यहाँ जैसे लट्टू होता है जिसको भंवरा बोलते हैं, उसको जब चलाते हैं तो उसकी ऊर्जा जब खत्म होती है तो क्या होता है, लुढ़क जाता है। उसी प्रकार ये चूंकि ऐसा घूम रहा है तो घूमते घूमते क्या हो जाएगा, इधर धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कि इसका ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगा और वो इस नाभिक में समा जाएगा। अब नाभिक में समा जाएगा अर्थात गिर जाएगा, तो फिर हमारा जो परमाणु हो क्या हो जाएगा, परमाणु हमारा समाप्त हो जाएगा, अर्थात एक प्रकार से परमाणु अस्थायी रहेगा, मतलब परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये घूमेंगे तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि घूमने के बाद ऊर्जा ये खपत कर रहे हैं, तो ऊर्जा खपत होने के बाद इलेक्ट्रॉन तो गिर जाएगा नाभिक में। लेकिन यदि हमको इलेक्ट्रॉन को लगातार घुमाना ही है और परमाणु को स्थायी बनाए रखना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इस चीज़ की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, इस चीज़ की व्याख्या अर्थात उस चीज़ को रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो ये तो इसके कमी थे, तो ये कमी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दूसरा वाला। और उसी चीज़ को मैं लिखा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खपत होने के बाद वह नाभिक में गिर जाएगा अर्थात परमाणु समाप्त हो जाएगा और वह अस्थायी हो जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से ये बात थी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस रास्ते में तो घूमते रहेंगे, घूमेंगे तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण इसकी ऊर्जा समाप्त होगी। और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ऊर्जा समाप्त होने के कारण क्या होगा कि ये धीरे धीरे इस नाभिक की ओर चला जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा। अब इनका क्वेश्चन ये था मैक्सवेल का
जिनके सहयोग से बाद में बोर का मॉडल आया। बोर ने इनके सबका सिद्धांत का प्रयोग किया था, मैक्सवेल प्लांक का सिद्धांत का, उसने उसके बाद अपना मॉडल दिया था। तो प्लांक का ये क्वेश्चन था कि इस इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को हमको स्थायी बनाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो खत्म होने के बाद परमाणु समाप्त हो जाएगी। तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, और रदरफोर्ड ने एक नया चीज़ यहाँ पे खोज किया, भले ही इसके में कमी था, इसने खोज कर दिया नाभिक का, और इसने यह भी बताया कि यहाँ पे प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो चीज़ सही बताया, और उसका रास्ता नहीं बता पाया, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, ये भी ये एग्जैक्ट अर्थात सही में नहीं बता पाया। तो इसके पहले हमने थॉमसन के में पढ़ा था। थॉमसन क्या बताते थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। वो उस चीज़ को इसने भी, थॉमसन का जो मॉडल था वहाँ से लिया, और इसने नया चीज़ खोजा नाभिक का। तो ये दो चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो दोनों मॉडल होते हैं उनको लेके बोर ने अपना मॉडल दिया, और उसके पहले हम पढ़ेंगे कि जो छोटे छोटे शब्दावली होते हैं जिसको हमको बोर के मॉडल को समझने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको रदरफोर्ड का मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं देखा हूँ कि जो वीडियो बनाया जाता है उसमें बहुत समय लगता है, मतलब उसमें बहुत मेहनत लगता है, चाहे वीडियो कैसा भी बनाया जा रहा है। तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो की पहुंच है वो मैक्सिमम बच्चों तक हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कि आगे जो बोर का मॉडल है उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बोर का मॉडल। थैंक यू।